या नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रखवाले। पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मॉस्को में मुलाकात करके 5 बिंदुओं पर सहमति जता दी। मोल्दो में दोनों सेनाओं के बीच बैठकों का छठा दौर भी हो गया। हर बार शांति और बातचीत से विवाद का हल निकालने के बयान जारी। ये भी कह दिया गया कि अब सीमा पर और फौजी नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन जो फौज सीमा पर है उसकी वापसी कब होगी कौन कोई नहीं जानता। लद्दाख से छन छन कर आने वाली खबरों में जहां जहां शांति शब्द का इस्तेमाल होता है, उसके आगे तनावपूर्ण ये शब्द भी जोड़ा जाता है। सितंबर का महीना बीतने को है, अक्टूबर सर पे है, ठंड आ गई है। पैंगोंग त्सो की जो झील है उसके किनारे अभी से जमने लगे हैं। इसका मतलब हमें दुश्मन के साथ साथ मौसम से भी जूझना है। इसके लिए हम कितने तैयार हैं और क्या अब किसी समाधान की आस खत्म होने लगी है, जानेंगे रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन और शिवरूर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रखवाला। धन्यवाद। थैंक यू निखिल। शुरुआत हम कुछ सुर्खियों से करना चाहते हैं, उसके बाद हम सीधे लद्दाख चलेंगे, जहां से हाल ही में संदीप भी वापस आए हैं। देखेंगे, जानेंगे उनसे कि उन्होंने क्या क्या देखा। शुरुआत अच्छी खबर से करेंगे। पहली सुर्खी भारतीय नौसेना से है। भारतीय नौसेना में पहली विमेन कॉम्बैटेंट्स मिल गई हैं। सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट प्रीति सिंह कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स पर टैक्टिशियंस के तौर पर तैनात होंगी, माफ कीजिएगा। और ये हेलीकॉप्टर्स नौसेना के वॉरशिप्स पर तैनात होंगे। अच्छी खबर भारतीय वायुसेना से भी है। दर्शक जानते ही हैं कि वहाँ जो महिला लड़ाकू पायलट्स हैं वो फाइटर जेट्स उड़ाती हैं। अब एक की तैनाती रफाल पर भी हो गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह मिग 21 बाइसन उड़ा रही थी। अब उन्हें नंबर 17 स्क्वाड्रन माने गोल्डन एरोस में भी शामिल करने की तैयारी हो गई है, उनको चुन लिया गया है। जो अंबाला में बेस्ड है, रफाल उड़ाता है, उनकी अभी फिलहाल कन्वर्जन ट्रेनिंग चल रही है। दूसरी सुर्खी मानसून सत्र से। मानसून सत्र आता है तो पॉलिटिकल बीट के पत्रकारों की चांदी हो जाती है। डिफेंस बीट का नंबर तब आता है जब कैग की रिपोर्ट्स आती हैं। डिफेंस बीट की एक बड़ी खबर जो इस हफ्ते आई है कैग के हवाले से, वो ये है कि रक्षा सौदों में ऑफसेट नीति पर कैग ने अपनी टिप्पणी की है। और ये बात सामने आई है कि जो हमारे डिफेंस वेंडर्स हैं, फॉरेन वेंडर्स हैं, जिनके साथ हम सौदा करते हैं, वो अपने ऑफसेट कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए रफाल रक्षा सौदे का उदाहरण दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर। ये रिपोर्ट अब पब्लिक है। तीसरी सुर्खी डीआरडीओ के हवाले से है, जहां लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को अर्जुन टैंक से टेस्ट फायर कर लिया गया है। जानेंगे कि उपलब्धि कितनी बड़ी है। पहली सुर्खी, दोनों विशेषज्ञ एग्री करेंगे कि ये एक तरह से हम एक दिशा में बढ़ रहे हैं और ये अच्छी चीज है। टीम रखवाले भी कंग्रेचुलेट करती है जो नए बदलाव हो रहे हैं उस पे दोनों फोर्सेस को। हम दूसरी सुर्खी पर आना चाहते हैं संदीप, आपके पास पहले कि ये जो ऑफसेट नीति हम 2005 से अपना के हमने रखी हुई कि 300 करोड़ से ज्यादा के जितने भी सौदे होंगे, हम उसमें कम से कम 30% चाहते हैं कि ऑफसेट कमिटमेंट के तौर पे वापस भारत आए किसी न किसी रूट से। और ये कमिटमेंट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जो प्रेस है उसमें बहुत ज्यादा फोकस रफाल डील पे चला गया। हमने ये समझने में शायद गलती कर दी कि ये टिप्पणी रफाल पर से पे नहीं है, ये ऑफसेट पॉलिसी के इंडाइटमेंट के बारे में है। आप कैसे देखते हैं क्या की इस रिपोर्ट को और ये कितना सिग्निफिकेंट है? निखिल, ये बहुत सिग्निफिकेंट है इस वजह से कि जैसे आपने कहा 2005 में शुरू किया गया है ये ऑफसेट नीति जो है, 15 साल हो गए। और आज हमें बहुत जरूरत है इस पॉलिसी को ऑडिट करने की कि क्या 15 साल में कितने कितने टेक्नोलॉजीज आए हैं देश में। ये समझने की बहुत जरूरत है हमें कि ये क्या ऑफसेट पॉलिसी अभी सक्सेस है या फेल है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ऑफसेट पॉलिसी की जो ये मेन आइडिया था वो ये कि हमें हाई टेक्नोलॉजी मिल जाए, कि हम ना सिर्फ एक कस्टमर बने रहें और हार्डवेयर खरीदते रहें, लेकिन हमें कुछ मिलना चाहिए हाई टेक्नोलॉजी के तौर पे। और खास करके जैसे रफाल डील में ऑलमोस्ट 50% उस डील का जो हिस्सा है वो ऑफसेट्स में आने वाला था। बहुत सारे ऐसे कई सारे ऐसे डील्स हैं, लगभग 60-70 हजार करोड़ के ऑफसेट्स पेंडिंग है, हो चुके हैं आज तक, और बहुत सारे और आने हैं। हमें बहुत सख्त जरूरत है समझने की, जानने की कि क्या ये पॉलिसी वाकई सक्सेसफुल है। कौन से ऐसे हाई टेक्नोलॉजीज आए हैं पिछले 15 साल में जो जिसे हमें नहीं मिल नहीं सकता था हमें। तो ये एक्चुअली
जो ऑफसेट्स है अनफॉर्चुनेटली ये केस बाय केस बेसिस पे देख रहे हैं लोग, मतलब देयर इज नो ओवरआर्चिंग पॉलिसी फॉर ऑफसेट्स। हमेशा जब हम डिफेंस मिनिस्ट्री वालों से बात करते हैं तो उनका यही है कि कुछ पॉलिसीज बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑफसेट्स बहुत अच्छे हैं, दूसरे जो है उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो एक ओवरआर्चिंग पॉलिसी की जरूरत है, उनको एक ड्राइव करने की जरूरत है। और ऐसे कई सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं रिसेंटली, जैसे साउथ कोरिया ने पिछले 20-30 साल पहले उन्होंने यूएस डिफेंस डील्स पे काफी सारे ऑफसेट्स लेके उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया है, लेकिन हम शायद ये नहीं कर पा रहे हैं और ये हमें समझने की बहुत सख्त जरूरत है। निखिल, शिव, अब उस एग्जाम्पल पर हम आना चाहते हैं जो कैग ने जो अपना जो कमेंट्री की है उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग चुना है, रफाल। और उसमें भी उन्होंने जब हाई टेक्नोलॉजी वाले पक्ष की वो बात कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि डीआरडीओ कावेरी बनाना चाहता था एलसीए के लिए, जिसके लिए कमिटमेंट था कि आप हमको कुछ हाई टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन नहीं देंगे, नहीं आई अभी तक। कि वो कह रहे हैं कि किसी एक वेंडर ने हमें हाई टेक्नोलॉजी नहीं दी है। मैं उन रिपोर्ट्स की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ जिनमें कहा गया था कि अब हम कावेरी की, अब हम कावेरी मतलब अब उसको हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं एलसीएस स्टोरी में। और अभी बात सामने आती है कि डीआरडीओ फॉरेन वेंडर से ऑफसेट्स में टेक्नोलॉजी चाहता था। क्या ये आपको सुनने में कॉन्ट्रडिक्टरी लगा, या फिर ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था? क्या चल रहा है? देखो निखिल, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम था। ये एक अच्छा आइडिया था शुरुआत में कि ऑफसेट्स के तहत कुछ टेक्नोलॉजीज आएंगे। और कावेरी प्रोजेक्ट जो एक डिजास्टर था। डिजास्टर बोलने में थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि ये एक अटेम्प्ट था कि एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी बनाने में, लेकिन वो सफल नहीं रहा है। और वो एक रिकग्निशन है सिस्टम में कि कावेरी इंजन सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हुए हैं, वो एक प्रोडक्ट नहीं बन गया था एट द एंड। तो एक अच्छा सा प्लान बना था कि ये रफाल डील जो वैल्यू बेसिस में इतना बड़ा है, तो ऑफसेट्स में काफी फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज आ सकते हैं। एक चीज ये है निखिल की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है टर्बोफैन इंजन्स का, वो कोई शेयर नहीं करता है, कोई देश या कंपनी शेयर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया का सोच ये था कि रफाल डील इतना इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है और यूरो बेसिस पे इतना हाई वैल्यू डील है, तो इसलिए शायद ये फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज शेयर हो जाएंगी। और जो कंपनी था उसका नाम स्नेकमा था उस टाइम, अभी सफरान हो गया है, ये शेयरिंग बेसिस पे हो जाएगा। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया था इसलिए क्योंकि कावेरी इंजन को अपरेट करके उसको इम्प्रूव करके एक सुपर कावेरी बनाना, वो तो थोड़ा ओवर आर्चिंग और ओवर एस्टिमेशन बन गया था। क्योंकि कावेरी जो है उसका कुछ नहीं हो सकता है, अगर कुछ करना है तो एक स्ट्रॉन्ग क्रैश करके दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो टारगेट्स थे पहले से ऑफसेट्स के, वो मीट नहीं हो पाए। और अभी जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी एचएएल और डीआरडीओ के बीच में और एक थर्ड पार्टी जो शायद एक फॉरेन कंपनी होंगे, शायद सफरान होंगे, उनका एक ट्राईपार्टाइट वेंचर प्रोजेक्ट का डिस्कशन हो रहा है अभी कि एक 110 किलो न्यूटन इंजन बनाने का। तो उसके वो शायद ऑफसेट से ही एक्सिक्यूट होगा, वो अभी तक पता नहीं। लेकिन बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो शेयर नहीं हुए हैं। और मेरा असेसमेंट है कि जो शुरू में एक अच्छा आइडिया था वो एग्जीक्यूशन में गिर गया शायद। वापस हम संदीप के कोई कमेंट्स हम लेना चाहते हैं। संदीप, हमारी ये एक बड़ा इम्पेडिमेंट रहा है इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशली हमारा R&D सेक्शन जो है, हम जो चीजें बनी हुई हैं उनको रिवर्स इंजीनियर करने में हम ठीक ठाक काम कर लेते हैं। उसी तरह से धनुष और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे बने हुए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की इतनी कमी है कि हमको ऑफसेट्स में एक तरह से मांगना पड़ रहा है उसे दूसरे देशों से, और उन्हें फोर्स करना पड़ रहा है ऑफसेट कमिटमेंट्स डालने की वजह से, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो हमारे बिड्स भी ऊपर लेके चला जाता है। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी खो रहे हैं या पैसा खो रहे हैं, या जब
ऑफसेट कमिटमेंट्स आपके पूरे नहीं होते हैं, तो ये किस तरह से हिट करता है? क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे सोचते होंगे कि नहीं, आपका स्क्वाड्रन तो पूरा रफाल का 2 वैसे भी आने वाला है, ये जो फ्रीबीज सो टू स्पीक है, अगर ये नहीं भी आते हैं तो क्या दिक्कत है? निखिल, जैसे शिव ने कहा कि एक्चुअली शायद इस पॉलिसी में ओवर एस्टिमेशन किया होगा। लोगों ने सोचा होगा कि देखिए हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ये करेंगे, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में लोग दौड़ के आएंगे और हमें टेक्नोलॉजी ऐसे दे देंगे। लेकिन ये जानने की बहुत जरूरत है कि इंजन टेक्नोलॉजी जैसे हाई क्रिटिकल आइटम्स जो है बहुत कम देश बनाते हैं। शायद ही मतलब आप एक हाथ के उंगलियों में गिन सकते हैं जितने देश ये बनाते हैं, जैसे रशिया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कम, और फ्रांस। तो ये इजीली शेयर नहीं करते हैं ये टेक्नोलॉजी। और शायद हमने ये गलती कर ली कि हमने सोचा कि शायद वो ये कर लेंगे, और इसी बात पे ये अटकी हुई, ये जो कावेरी इंजन के जो है डीआरडीओ और ये सैफरन के बीच, स्नेकमा के बीच। तो अभी आगे चल के ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। हम जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे आगे चल के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसे हमें इस कावेरी या सुपर कावेरी, जैसे शिव ने कहा, सुपर कावेरी इंजन की जरूरत पड़ेगी। जैसे AMC आमका फाइटर जो है 5th जनरेशन फाइटर, उस पे इसको बिठाना है इस इंजन को। तेजस मार्क 2 पे भी है इसका प्लान्स। और राफाल जैसे हम खरीद रहे हैं, आगे भी चल के और लेंगे। ये रफाल की री इंजीनियरिंग की भी बात चल रही है कि जब उनके इंजन रिप्लेस करने होंगे तो शायद एक इंडियन इंजन बिठा सकते हैं आप, और उस तो थोड़ा एक इंडिजिनस ये बन जाएगा। लेकिन इनको एक्चुअली दे हैव टू स्टेप इन राइट नाउ एंड कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये इंजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत लंबा साइकिल होता है, काफी सालों तक चलता है। और ये जो 110 किलोमीटर इंजन की बात करें, उसके लिए भी अभी वो एक कह रहे हैं कि 7 साल लगेंगे इसको बनाने में। तो ये दिस इज अ प्रायोरिटी एरिया। और मेरा ये मानना है कि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट करते हैं कि भाई हमें सब कुछ बनाना है इंडिया में, या जूते भी बनाने हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाना है और जेट इंजन भी बनाना है, तो ये एक प्रायोरिटी लिस्ट हमें बना के उस पे 10 या 20 आइटम्स पे उसी पे फोकस करना है। पूरे जो एनर्जीज हैं डीआरडीओ के या चंद जो हाईटेक लेबोरेटरीज हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या HAL हो, उन पे फोकस करना चाहिए। और ये जेट इंजन जो है एक बहुत ही क्रिटिकल आइटम है, और इसको शायद एक सेपरेट प्रोग्राम के तौर पे, जैसे ATV न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट किया हो, या उस तरह के बहुत सारे हाईटेक प्रोजेक्ट, मिसाइल प्रोजेक्ट्स के लिए जेट इंजन प्रोजेक्ट इस तरह का हमें बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। चलिए अब चलते हैं लद्दाख, जहाँ से संदीप आप हाल में होकर आए हैं। लेकिन हम पहले शिव के कमेंट्स लेंगे, क्योंकि शिव को जाना है एंकरिंग के लिए भी। शिव, आप फॉलो कर रहे हैं, हम 2 हफ्तों से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं रखवाले का, किसी वजह से हम नहीं कर पाए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने ये दोनों चीजें देखी हैं। अब फॉरेन मिनिस्टर वहां जाते हैं, मॉस्को में मिलते हैं वांगी से, वहां से एक 5 पॉइंट स्टेटमेंट आपके सामने निकल के आता है दोनों देशों के लिए, दोनों पक्षों के लिए। उसके बाद एक और राउंड हो जाता है, लेकिन ग्राउंड पे चीजें बहुत ज्यादा बदलती नहीं है। और अगर जितने भी डिफेंस बीट के पत्रकार हैं, आप उनसे बात करें या जो वो लिख रहे हैं उसको पढ़ें, तो ऐसा लगता है कि अब उम्मीदें ऐसी धीरे धीरे वो भी फ्रीज होते जा रही है लद्दाख के क्लाइमेट में। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? और आपके हिसाब से अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो इतनी सारी बातचीत क्यों हो रही, किस दिशा में जा रही है? ये एक मिक्स्ड आंसर दूंगा निखिल। जो कुछ नहीं हो रहा है अभी लद्दाख में, ये एक लेवल में अच्छी बात है, क्योंकि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हिंसा नहीं हो रहा है, क्रॉस फायर नहीं हो रहा है और कोई कैजुअलिटीज नहीं हो रहे, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फ्लिप साइड देखोगे तो अगर कुछ नहीं हो रहा है और जमीन पर कुछ बदल नहीं रहा है, इसका मतलब है कि जो स्टेटस को बदलने की कोशिश थी चाइना का पहले से, वो अभी सॉलिडिफाई हो रहा है। मतलब जो पोजीशन उन्होंने लिया है पहले से, समय बीतने से वो जड़ आ चुके हैं उन पोजीशंस के, और वो परमानेंट हो चुके हैं। और अगर आप एक ऑफेंसिव हॉस्टाइल मिशंस करेंगे जमीन लेने का, ग्रैब करने का, और उसके बाद आप टॉक्स करेंगे 6 राउंड के टॉक्स हो गए हैं, अभी 7 राउंड का बात चल रहा है। इसके पहले 2 मिनिस्टर लेवल टॉक्स हुए हैं। ये चाइना का एक एज ओल्ड स्ट्रेटजी है कि
पहले आप काम करो जमीन पर, उसके बाद आप टॉक्स करो। मतलब टॉक्स करते रहो, टाइम वेस्ट करो, ऐसा एक प्रोजेक्ट करो कि देखो हम टॉक्स के लिए तैयार हैं, और ये इस मामले का कुछ रेजोल्यूशन हो सकता है। और ये एक स्मोक स्क्रीन बनाओ कि जी हाँ हमने कुछ किया है, लेकिन हम टॉक्स के लिए भी तैयार हैं। तो ये काफी चल रहा है। मेरा देश का विश्वास चाइना में तो अभी ऑल टाइम लो है, आपको भी पता है, सबको पता है, जनता को भी पता है। लेकिन एक रिकग्निशन भी आ गया है सिस्टम में निखिल, लेट अगस्त से, कि ये जो रिएक्टिव जो स्टांस था इंडिया का, डिफेंसिव जो स्टांस था, वो उससे कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि चाइना का तो बिल्डअप तो जारी है। वो टॉक्स करते समय भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं। 13-14 घंटा टॉक्स करने के दौरान भी वो मोबिलाइज कर रहे हैं नजदीक इलाकों में। तो इसलिए इंडिया का विश्वास बहुत कम है अभी। ये 5 पॉइंट कंसेंसस तो मतलब लिखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन ओपन है, लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले इंडिया टुडे में एक आर्टिकल भी लिखा था कि अ, ये जो ये जो टॉक्स का स्मोक स्क्रीन है, ये शायद चाइना का ज्यादा मकसद था कि टॉक से ही टाइम वेस्ट करो, पोजीशन सॉलिडिफाई करो, ऑप्टिक फाइबर लगाओ, पानी का इंतजाम करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ इन इलाकों पे, और ऐसे फैक्ट्स बनाओ ग्राउंड पे कि देखो हम इतने महीनों से यहाँ पे हैं, इसका मतलब ये इलाका हमारा ही है। तो ऐसे और ही विद बनता है ना, टाइम वो सलामी मतलब स्लाइसिंग है, वही ऐसे ही चीज होता अपने आप में फैक्ट बन जाती है। जब आप बहुत देर से है। हैं तो आप कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे साल भर से बैठा हूँ। बिल्कुल, इसलिए इसलिए मैं मानता हूँ, लास्ट पॉइंट निखिल, इसलिए मैं मानता हूँ कि जो जो पैसेज ऑफ टाइम है, जो समय बीत रहा है, ये और भी खतरनाक है इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ सॉवरेनिटी। क्योंकि युद्ध हो सकता है, लोग मर सकते हैं, वो एक लास्ट रिजॉर्ट, एक अनथिंकेबल सिचुएशन है बिल्कुल। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप सॉवरेनिटी और टेरिटरी के बारे में देख रहे हो, तो ये जो चल रहा है एक स्लो बर्न, सलामी स्लाइसिंग स्टेटस को, ये और भी खतरनाक है सॉवरेनिटी के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव, आपने आज बहुत अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला है। चलिए ओके। संदीप, हम शिव ने जहां अपनी बात पूरी की है वहीं से हम आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। और उसके बाद हम वहां भी आएंगे कि आपने लद्दाख में क्या क्या देखा। शिव ऐसा कह रहे हैं कि दो पक्ष हैं एक बहस के। एक पक्ष, दोनों के बीच में तनातनी चल रही है, एक स्टेलमेट है, लेकिन एक पक्ष के ऑब्जेक्टिव्स विद टाइम पूरे होते जा रहे हैं क्योंकि उसको यही चीज सूट करती है। अ, इस ऐसे माहौल में ऐसी ऐसी ग्राउंड रियलिटीज के बीच में आप इन टॉक्स को कैसे देखते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर की हुई वहां पे और जो 6 राउंड हुआ उसमें भी, क्योंकि दोनों के बाद जॉइंट स्टेटमेंट्स आए, दोनों के टेक्स्ट को आप कैसे पढ़ते हैं? निखिल, ये जो टॉक्स हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें टॉक्स करते रहना चाहिए। दैट इज देयर इज नो, ये क्योंकि जब तक हम टॉक्स करते रहेंगे तो देयर इज नो चांस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकिंग आउट। हिंसा की बहुत कम गुंजाइश हो सकती है वहां पर, क्योंकि अभी जो है, जहां तक कि मेरा समझ में आया है कि इट इज अ हेयर ट्रिगर सिचुएशन। वहां पर बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है और लोग मतलब बिल्कुल देयर आर फ्यू 100 मीटर्स अवे। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा अभी रिसेंटली कि आर्मी ने अपनी जो ये प्रोटोकॉल्स चेंज कर दिए जी हैं हाँ। और उनको खुली छूट दे दी है सोल्जर्स को कि वो फायर कर सकते हैं अगर चाइनीज उनको ओवररन करने की कोशिश करें, खास करके चुशुल एरिया में जहां पे उन्होंने ये हिल्स ऑक्यूपाई किए हैं। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए टॉक्स करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर अब टॉक्स ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर ये हो सकता है कि वो मिलिट्री ऑप्शन कंसिडर करने लगे दोनों साइड्स की, भाई हम इसको ओवररन कर सकते हैं या फोर्स के प्रयोग से हम इनको ये काबिल कर सकते हैं, ये सारे हासिल कर सकते हैं ये जो हाइट्स हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। दूसरा जो मैं चीज समझ रहा हूँ, ये इंडिया चाइना, शायद ये चाइना ने एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर दी है। उनको लगा कि हम ऐसे इंकर्जन करेंगे और ट्रूप मोबिलाइज करेंगे अपने 2 डिवीजन लाके, और लार्जर रिलेशनशिप को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडिया को हमारी जो जरूरत है वो और बढ़ती जा रही है हर महीने, खास करके जब हमारी इकोनॉमी डाउन है। तो शायद उन्हें
ऐसा लगा कि हम कुछ नहीं करेंगे इसके जवाबी कार्रवाई में। लेकिन जैसे आपने देखा पिछले महीनों में काफी सारे अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे वो एप्स बैन करने का वो, और ये जो 29 अगस्त की जो कार्रवाई की उन्होंने, कि फॉरवर्ड मूव किया है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो हाइट्स डोमिनेट किए उन्होंने। और जो हाइट्स डोमिनेट किए ये स्ट्रेटेजिक हाइट्स है, और जैसे आप देखते हो फिंगर 4 उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी ये चुशुल के जो हाइट्स हैं, क्योंकि ये पूरी जो है एक तरह से गेटवे है चुशुल लद्दाख में एंट्री करने का। हमेशा हिस्ट्री में आप जाइए, जो भी आर्मीज आते हैं लद्दाख एंटर करते हैं या लद्दाख से बाहर तिब्बत की तरफ जाते हैं, वो चुशुल डोरवे से ही जाते हैं। तो अब जो हमारे पोजीशंस बन गए हैं यहाँ पर, वो चाइनीज पोजीशंस को ओवरलुक कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है, शायद चाइना ने इसे एंटिसिपेट नहीं किया है। तो एक्चुअली ये जो उनकी जो पूरी रणनीति है, हमें एक्चुअली आज तक पता नहीं है कि उनकी क्या रणनीति थी, उन्होंने इतनी मोबिलाइज क्यों कर दिए हैं। क्योंकि जब ये हमारे रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है, उतने बेहतर नहीं थे, लेकिन इट वाज ओके, और उन्होंने ये करके हमें प्रोवोक किया एक तरह से। एक रीथिंक करने की बात आई है सरकार के सामने कि हमारी जो क्लोज रिलेशनशिप है चाइना के साथ, खासकर इकोनॉमी में, वो हमें डीलिंग करना चाहिए। और ये शायद चाइना ने कैलकुलेट नहीं किया है। उन्हें लगा कि ये जो मिलिट्री एस्पेक्ट है इसका, मिलिट्री इस पे कन्फाइन रहेगा और ये जो बाकी सारा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब जो है पूरी सरकार एक तरह से जाग गई है कि उन्हें लगा है कि अब जो भी हम सोच रहे थे चाइना के बारे में, खासकर पिछले 2-3 साल में डोकलाम के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ जो ये बैठक हुए हैं, इनफॉर्मल समिट्स हुए, वो सारी फेल हो चुकी है एक तरह से। कि उन्हें हमें अब समझ में आ रहा है कि डोकलाम के बाद ही उन्होंने ये प्लानिंग किया है कि कहीं भी हमें ऐसे मोबिलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। और उन्होंने काफी सालों से ये प्लान किया था उन्होंने, और उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। इसलिए अब जो है पूरी सिस्टम जो है जाग गई है, उन्होंने अलर्ट हो गए कि चाइना की नीयत पे बहुत शक के तौर पे वो देख रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिकली चाइना ने बहुत कुछ खोया है। टैक्टिकली उन्होंने कुछ जमीन छीन लिया होगा 8 किलोमीटर ये फिंगर 4 पे, या फिर देपसा में भी उन्होंने इंकर्जन्स किए। लेकिन आप बिग पिक्चर अगर देखोगे, इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है उसको मतलब उन्होंने खराब किया है। बहुत ही बड़ा धक्का लगा है पिछले, मुझे लगता है आपने ये पूरी रिलेशनशिप को 30 साल पहले ले गए हैं आप। जैसे 1986 से पहले जो था एक तनावपूर्ण रिलेशनशिप था, आप बिल्कुल उसी 1986 में ले गए हैं इस रिलेशनशिप को। आप ये कह रहे हैं, और बिल्कुल हमें याद आता है इंडिया टुडे की वो बातचीत जो राज चेंगापा करते हैं एस जयशंकर के साथ में। उसमें एस जयशंकर कहते हैं ये बात कि जो बॉर्डर इश्यूज है वो जो हमारा लार्जर लेन देन है चाइना के साथ में, उसका एक अभिन्न हिस्सा है। अगर बॉर्डर पे कुछ गड़बड़ होती है तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि बाकी सब कुछ आपका बहुत अच्छा चलेगा। बिल्कुल, ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इंटरव्यू दिया डॉक्टर जयशंकर ने राज चेंगापा को, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले हमारी क्या नीति थी कि हम बोलते थे कि देखिए बॉर्डर इशू को हम अलग करके रखेंगे, और जो बाकी सारी जो रिलेशनशिप, कल्चरल, इकोनॉमिक, खास करके इकोनॉमिक, हम उस पर अमल करते जाएंगे। वी विल कीप टेकिंग इट फॉरवर्ड, वी शुड नॉट लेट डिफरेंसेस बिकम डिस्प्यूट्स। लेकिन अब जो है ये मई के बाद जो सरकार की जो बदली हुई जो सोच है, वो डॉक्टर जयशंकर ने सामने कहा कि अब हम इन दोनों इश्यूज को डीलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये चाइना ने इसका एक तरह से एडवांटेज लिया है और उन्होंने ऐसे मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर दिया है। तो लार्जर पिक्चर अगर आप देखोगे तो चाइना शायद इसमें बड़ी बहुत भूल किया, उन्होंने एक मिसकैलकुलेशन किया है। अब आते हैं उस हिस्से में संदीप, जहां हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आपका जो रिसेंट ट्रिप था लद्दाख में, आपकी स्टोरी खूब डिस्कस हो रही है डिफेंस बीट पे, जिसमें आप लॉजिस्टिक्स डिस्कस करते हैं इस तरह के हाई एल्टीट्यूड मनूवरिंग के। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी के दर्शक उसे पढ़ें, उसको हम लिंक भी देंगे रखवाले के डिस्क्रिप्शन में। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा समझा के बताएं कि ये जो उन्माद है युद्ध का, जिसके बारे में लोग खूब बात करते हैं कि चीन ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अब चीन पर चढ़ाई कर दो,
तो उस चढ़ाई की तैयारी कितनी मेहनत और कितने संसाधन मांगती हैं, जिनको आप देख कर आए हैं वहां से? निखिल, पहली बात जो है, ये जो पूरी एरिया है लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एक बहुत ही यूनिक एरिया है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि विंटर में ये पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। एक कॉम्पैक्ट एरिया है लद्दाख, जो इसके सिर्फ दो एक्सेस पॉइंट्स है, एक लेफ्ट एक कश्मीर से और दूसरी जो है हिमाचल से, और ये दोनों एक्सेस पॉइंट्स विंटर में पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ इतना गिरता है वहां पे, 50-60 फुट बर्फ गिरता है और पूरी तरह से वो रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है बाकी भारत से, और सिर्फ एयर रूट से आप उसको रीसप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हर साल ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है काफी सालों से, खासकर कि कारगिल के बाद एक एडवांस्ड विंटर स्टॉकिंग करती है वहां की जो कोर है, 14 कोर लेह वाले। तो वो फ्यूल प्रोक्योर करते हैं, टिन फूड आइटम्स, प्रोविजन, एम्यूनिशन तो है, तो पूरे मतलब पूरी विंटर के लिए एक तरह से वो स्टॉक करके रखते हैं कि ताकि उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उन्हें पूरी तरह एक आइलैंड सा बन जाता है लद्दाख। और एयर ब्रिज जो उन्होंने बनाया चंडीगढ़ से, बहुत सारे फ्लाइट्स आते रहते हैं IL-76 और C-17 के, वो एसेंशियल फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह वो सब ले आते हैं और ट्रूप्स को भी ले आते हैं। तो इस साल जो है बहुत उन्होंने फोकस किया है एडवांस विंटर स्टॉकिंग पर। हमें वो उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने तेल का स्टॉकिंग किया है, खाने की राशनिंग की ये स्टॉकिंग किया है, क्योंकि पहले जो है एक कोर आया था वहां पर, एक कोर तो है ही 14 कोर, और अब जो है आपने 2 और डिविजन्स लाए हैं, तो लिटरली उसका डबल हो गया है। उसकी जो ट्रूप स्ट्रेंथ वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इनके जो बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स है, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, विंटर में उनको देखने की जरूरत है। तो पहले तो है शेल्टर, तो हाई ऑल्टीट्यूड टेंट्स, आर्कटिक टेंट्स वो सब प्रोक्योर कर रहे हैं। क्लोथिंग जो है स्पेशल क्लोथिंग, हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथिंग वो प्रोक्योर कर रहे हैं, और फिर जो फूड है बहुत सारे, बहुत बड़े तादाद में उन प्रोक्योर कर रहे हैं, जैसे हर तरह की हाई ये स्पेशल राशंस, हाई कैलोरी फूड्स वगैरह जो हमें दिखाया गया। हमने देखा तो पहली बार एक्चुअली मीडिया को एक एक्सेस दिया था इंडियन आर्मी ने। हमारे ये जो गोडाउन्स है, काफी सारे ये आर्मी ऑफिसर्स परेशान भी थे कि हमने आपको बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव जगहों पे लेके दिखाया कि फ्यूल स्टोरेज कैसे हम फ्यूल स्टोर करते हैं, और बहुत ही एक एस्टैब्लिश सिस्टम बनाए इंडियन आर्मी ने पिछले 20-21 साल से। और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में जो है इंडियन आर्मी एक तरह से उन्होंने मास्टरी की है। सियाचिन में पहले थे 1984 से, तो पिछले 36 साल से वो लगातार इस कोशिश पे रहे हैं कि कैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे अपने ट्रूप्स को कंफर्ट लेवल्स बढ़ाते रहे हैं। और ये जो है चाइना अभी रिसेंटली करने लगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा उन्होंने बिल्डअप किया है तिब्बत में, और ये फॉरवर्ड एरियाज, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उन्होंने काफी सारी ट्रूप शेल्टर्स बनाए हैं। तो एक तरह से एक वेटिंग गेम में बदल रहा है ये पूरा जो है। हम दोनों साइड्स ऐसे देख रहे हैं कि क्या कौन होगा वो जो पहले पीछे हटेगा सर्दी की वजह से, क्योंकि वहां की जो टेम्परेचर्स हैं बहुत मतलब इट गोज डाउन टू -40 -50 तक चला जाता है, और विंड चिल फैक्टर भी है बहुत ही, इट्स वेरी हाई स्पीड विंड्स वहां पे जो ईस्टर्न लद्दाख की जो बात करते हैं। और एक ये आर्मी हमें मुझे कह रहे हैं कि लद्दाख के जो है 2 हिस्से हैं, एक जो है पाकिस्तान को फेस करती है जो है, और दूसरी जो है चाइना को जो फेस करते हैं, और दोनों साइड्स में बहुत ही अलग वेदर है। पाकिस्तान साइड पे बहुत बर्फ है, चट्टान भी काफी ऊंचे हैं। लद्दाख साइड, ईस्टर्न लद्दाख में चाइना बॉर्डर पे उतना बर्फ नहीं है, लेकिन विंड चिल बहुत है। और हमारी जो फोकस है आज तक पिछले कारगिल से 20 साल से, वो ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ है। तो अब जो है हमें दोनों साइड्स को रीइंफोर्स करने की जरूरत है कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वेस्टर्न लद्दाख में, उसको ठीक हम ईस्टर्न लद्दाख में उसको रेप्लिकेट करने की जरूरत पड़ती है। और मेडिकल फैसिलिटीज, और जैसे कि एम्बुलेंसेस, फॉरवर्ड फील्ड पोस्ट, क्योंकि हमारे जो ट्रूप्स हैं अभी जो बैठे हैं वहां पर हाइट्स पे, वो एक्सपोज्ड हैं, बहुत सारे ट्रूप्स जो एक्सपोज है। शेल्टर्स अभी भी बना रहे हैं, वो काफी टाइम
से वो उन्हें लगेगा ये सब एस्टैब्लिश करने में, परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने में, तो उस समय तक जो है ये उनको कैसे भी बचा के रखना है। ये जो तीन जो मैंने बोले थे, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये प्रायोरिटी एरियाज है। और ज्यादातर अगर आप विंटर की ये क्रॉस करने की बात कर रहे हो, अगर आप ये तो एक बात एक तरह से तय हो गया है कि अब कोई विड्रॉल नहीं होगा ट्रूप्स का, बहुत ही जल्द नहीं होगा, बहुत मुश्किल लग रहा है ये। तो मुझे लगता है 2021 तक ये चलता रहेगा जो स्टैंड ऑफ है। तो अब जो आर्मी की पूरी फोकस है कि हम कैसे अपने ट्रूप्स को सुरक्षित रखें फ्रॉम द एलिमेंट्स, उनको मतलब खाना पहुंचाए या क्लोथिंग और मेडिकल हेल्प वगैरह सब। तो एक तरह से आर्मी ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया है, तो वो हमें बताया। और जहां तक कि मेरा समझ में आया कि एक मैं समझता हूँ कि इंडियन जो मिलिट्री है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस है, अक्सर एक हाथी की तरह है जो सोते रहते हैं, जगाना पड़ता है, जब जाग जाता है उसको जगाना पड़ता है। जब हाथी जग जाता है तो फिर तो मतलब उसको कोई फिर काम पे लग जाता है। और मुझे लगता है पूरी तरह से जाग गए हैं, उन्हें काफी सारा समय मिला है। एक जो है उनकी एक फौजी भाई बता रहे थे कि चाइना जो है उन्होंने हमें 4 महीने का जो विंडो दिया था कि जब आके बैठ गए तो हमें लग रहा था कि ये काफी समय तक चलता रहेगा, इसलिए हमें प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमने उन्हें सिर्फ 1 महीने का विंडो दिया, जो अगस्त में जो किया था चुशुल में फॉरवर्ड मोबिलाइजेशन किया, तो हमने उन्हें बहुत कम समय दिया है। तो जैसे अब एक तरह से एक एंड्योरेंस कॉन्टेस्ट की तरह है, मैराथन कॉन्टेस्ट की तरह है। और शायद ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार है कि इतने सारे लोग, जो इतनी सारे ट्रूप्स एक साथ एक हाई ऑल्टीट्यूड और सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पे एक साथ बैठे हैं। तो करीब 1 लाख के करीब ट्रूप्स जो हैं दोनों साइड्स पे, चाइना और इंडिया के साइड पे। तो एक बहुत ही एक यूनिक किस्म का एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ है। निखिल, संदीप, हम वापस बातचीत पर लौट रहे हैं। मैं ये चीज समझना चाहता हूँ कि इस बार जो 6th राउंड हुआ उसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन गए, उनका हमको समझ में आया क्योंकि उनको ले जाना है नेक्स्ट मंथ, क्योंकि वो 14th कोर के अगले चीफ होने वाले हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि नवीन श्रीवास्तव, अम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव वहां भेजे गए हैं। एक मिलिट्री टॉक में एक डिप्लोमेट भेजने के पीछे न्यू दिल्ली की क्या थिंकिंग हो सकती है? मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीज खूब डिस्कस हो रही है कि जो चाइनीज डेलीगेशन है उसका ब्रीफ बहुत लिमिटेड है, वो बहुत सारी चीजें ना कमिट कर सकते हैं ना डिलीवर कर सकते हैं। तो हम अपना डेलीगेशन बड़ा क्यों कर रहे हैं, और उसमें स्पेसिफिकली एक डिप्लोमेट को भेजने की क्या वजह हो सकती है? एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है निखिल, और ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था कि दोनों स्टेक होल्डर्स, हमारी जो चाइना पॉलिसी पे 2 स्टेक होल्डर्स है, ज्यादातर होम मिनिस्ट्री भी है लेकिन कम में उनका इन्फ्लुएंस है। मेन जो है एमईए है और इंडियन आर्मी है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। तो दोनों को एक पेज पे रहना बहुत जरूरी है। अगस्त तक हमें इस रणनीति की कोई खास डिस्प्ले नहीं देखने को मिला, लेकिन अब जो है पिछले कुछ हफ्तों में एक तरह से एक स्ट्रैटेजी बनती आ रही है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं चाइना पर, वो ज्यादा चुप्पी साध के रखे हैं वो। लेकिन जो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जो पार्लियामेंट में बोला, काफी सारा उन्होंने कहा। पहली बार शायद वो पहले पॉलिटिकल फिगर है इंडियन साइड से जिन्होंने नाम लिया, चाइना का नाम लेके उन्होंने कहा कि देखिए आपने क्या किया है और किस तरह से हमारी रिलेशनशिप बदल गई है। और दूसरा जो है जयशंकर जी, जो फॉरेन मिनिस्टर है। तो अब उनका दोनों एक पेज पे आना बहुत ही जरूरत, खासकर कि इस तनावपूर्ण स्थिति में फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री को एक साथ होना बहुत जरूरी। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी बात है, बहुत पहले करना चाहिए था ये। ठीक है। अब आखिरी सवाल रखवाले के इस एपिसोड का हम आपसे पूछना चाहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है और जब तक कि ये चीज रिजॉल्व नहीं हो जाती है तब तक हम पूछते रहेंगे। क्या आपको अब कोई संभावना नजर आती कि इंडिया अब किसी तरह से अपनी रणनीति में किसी तरह का कोई तब्दीली ला सकता है? जैसे अगस्त के आखिरी हफ्ते में हमने पहली बार भारत को अपनी ओर से कुछ करते हुए देखा, जो स्टांस था इंडिया का वो चेंज होता है। लेकिन विंटर्स में ऑन ग्राउंड करना कुछ बहुत मुश्किल होता है। तो जो आईआर का जो रेल्म है, डिप्लोमेसी का रेल्म है, क्या इंडिया वहां पे भी अपना कोई स्टांस चेंज कर सकता है जिससे किसी तरह के कोई रिजल्ट्स
अचीव किए जा सके? बिल्कुल निखिल, और मैं समझता हूँ एक ये जो एक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट से चाइना ने जिस तरह से हमें वो क्वाड एक्टिवेट करने पे मजबूर किया है, एक तरह से जो पहले हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि क्वाड का कोई मिलिट्री एंगल नहीं है, हम यूएस के पास हैं लेकिन हम दूसरे देशों के साथ भी बात करते हैं इस तरह से। लेकिन इस एक इंसिडेंट से इस साल के मई 2020 की जो इंसिडेंट है, एक तरह से एक वाटरशेड है, एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है। और सरकार ने अब क्या है कि देखिए चाइना की जो हम बात करते थे, चाइना थ्रेट है लेकिन अब नहीं है, शायद आगे चल के काफी सालों के बाद वो हमें थ्रेटन करेंगे, जब उनकी मिलिट्री पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाएगी तब हमें खतरा हो सकता है 2025 या 27 या 30 तक। लेकिन अब उन्हें लगा है कि देखिए अब तो मामला तो बहुत गड़बड़ हो गया है, चाइना तो अब हमारे दरवाजे पे आ गया और दस्तक दे रहे हैं। तो हमें अब पूरी तरह से हमारी जो रणनीति है चाइना का, हमें एडवांस करना है। ये नहीं है कि पहले वो नहीं सोच रहे थे ये करने की, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ये पूरा चाइना को देख के उन्होंने बनाया, जो भी रोड्स ब्रिजेस वगैरह जो बीआरओ कर रही है पिछले कई सालों से, वो चाइना फोकस्ड है। लेकिन अब जो है ये सारे प्लान वो एक्सेलरेट करने की जरूरत है, और खासकर डिप्लोमेटिक एंगल में। अब हमें इस साल में एंड ऑफ द ईयर हमें शायद पहली बार हम देखेंगे काफी सालों के बाद जो चारों कंट्री स्क्वाड के एक्सरसाइज करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान के साथ इंडियन नेवी भी एक्सरसाइज करेगी। तो वो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगा। और जहां तक कि हमें बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हम अपग्रेड कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जो जिस तरह की उनकी जो इंटेलिजेंस है और टेक्निकल एसेट्स जो है हमारे पास नहीं है। तो हमने एक्चुअली इंडिया टुडे में भी ये ब्रेक किया कि वो सेल ऑफ ड्रोन्स जो है वो एडवांस किया है, बहुत फोकस किया है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स से हमें कौन सी जो कैपेबिलिटी है जो फॉरेन चाहिए हमें, वो ये ड्रोन्स हैं जो गार्डियन टाइप ड्रोन्स है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, सर्वेलेंस के लिए हमें जरूरत है। और हम एक्चुअली यूएस स्टॉक से इनको इंपोर्ट कर रहे हैं वेरी अर्जेंट बेसिस पे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन डिप्लोमेटिक एरिना में, मिलिट्री एरिया में हम उसको एक्चुअली स्पीड अप करने की बात कर रहे हैं। तो पहले जो एक तरह से हम हॉलिडे पे थे, चाइना बॉर्डर पे नहीं, वो तो हम बात कर रहे हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान जो है नंबर 1 थ्रेट है, चाइना है लेकिन आगे चल के बहुत स्ट्रेटेजिक थ्रेट है कई सालों के बाद। लेकिन अब जो है हमें इसको इमीडिएटली एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर के तौर पे आ गए। उनको लगा कि देखिए अब तो बहुत ही मामला एकदम बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ चाइना की जो फोर्सेस है सिर्फ लद्दाख में नहीं है, बाकी सारे सेक्टर्स में भी है। वो उन्होंने सिक्किम में भी डिप्लॉय किया है, अरुणाचल प्रदेश में भी डिप्लॉय किया है। तो एक तरह से वो हमें प्रेशराइज करने की एक टैक्टिक है। जो चाइनीज एक्यूप्रेशर कर रहे हैं वो बहुत माहिर है इसमें, चाइनीज एक्यूप्रेशर टैक्टिक्स करते हैं। तो ये हमें अब शायद समझ में आ गया है। और 2020 जो है इंडिया चाइना रिलेशनशिप में एक वाटरशेड ईयर माना जाएगा। आगे चल के जैसे हमने बात किया 1962 हो, 67 हो, 75 और फिर 86 और अब चल के 2020 इसमें इस सीरीज में जुड़ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस इंसाइट के लिए जो आपने रखवाले के दर्शकों के साथ बांटा है। रखवाले के दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने लंबा एपिसोड देखा। थैंक यू।